बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 7 से 8 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, ये हुआ आज जब स्टेट बैंक बिल की मंजूरी और इस अहम मौके से अपोजिशन लीडर सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की गैर हाज़िरी पर होने वाली तनकीद के बाइस उन्होंने आज ऐलान किया है कि उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर अपना इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया है। I am not astonished by the harsh words of my opponents, but I am astonished by the silence of my well-wishers. You all honorable ministers are sitting. अगर ये बात करें, I'll be honored. मगर वो जिनकी credibility ना हो and who are turncoats, they are saying that I helped the government. And I'm saying by your vote, they won. At least the credit should be given to you, not to me. धांधली हो रही है, धांधली नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, मैं एंड में ये कहूँगा, I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. तो जितने मुंह उतनी बातें। गिलानी साहब की गैर हाजिरी को हुकूमत ने एहसान का बदला चुकाने से ताबीर किया तो दीगर अपोजिशन पार्टियों ने भी इसे पुरस्कार गैर हाजिरी का तासुर दिया। शायद इसीलिए गिलानी साहब आज ये कह रहे थे नाजरीन कि उन्हें हुकूमत के तंज नहीं अपनों की खामोशी पर हैरानी है। मज़े की बात तो यह है कि गिलानी साहब की गैर हाजिरी पर वो पीडीएम तनकीद कर रही है जिसके खुद ही 7 अरकान इस मौके पर गायब थे। स्टेट बैंक तरमीमी बिल के हक़ में 44 और मुखालिफत में 43 वोट आए थे तो चेयरमैन सेनेट ने अपना फैसला कुन वोट हुकूमत के पलड़े में डाला जिससे अक़लियत के बावजूद हुकूमत को फतह हुई। यकीनन गिलानी साहब का वोट इसमें अहम साबित होता, लेकिन अगर हम माजी करीब पर नज़र डालें तो ये कोई पहला मौका नहीं है नाजरीन। इससे पहले भी अहम मौक़े पर कई अपोजिशन अरकान गैर हाजिर रहकर हुकूमत के लिए सहूलतकार बन चुके हैं। मिनी बजट हो या फिर सालाना बजट हो, FATF बिल हो या फिर EVM, अपोजिशन अरकान की गैर हाजिरी वतीरा बन चुकी है। क्या इस बार भी अपोजिशन जीती बाजी हार गई या फिर हरवाया गया? इस पर बात करेंगे, लेकिन साथ ही राना सनाउल्लाह का एक बयान भी मौजूए बहस बना हुआ है जिसे हुकूमत तौहीन अदालत करार देते हुए अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर रही है। वो बयान आखिर है क्या, आपको सुनवाते हैं और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ये बता दूं कि तुम अगर इस किस्म की घटिया साजिशें करने पे तुले हुए हो तो ये याद रखो कि पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान का कोई जज तुम्हारा साथ नहीं देगा। मलक अरशद अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, हम उसके लिए बद्दुआ नहीं करते। वो सारी कहानी बयान करके गया है कि किस तरह से जो है वो उससे मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो सज़ा दिलाई गई। अब तुम्हें कोई मलक अरशद नहीं मिलेगा, और अगर कोई मलक अरशद तुम्हें मिलेगा तो फिर हमारी बात नोट कर लो, हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करेगा। इसकी आस एक रह गई है कि जी केस का फैसला जो है वो 9 महीने में होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इनको पता है कि हमारे पास शायद 8-9 महीने ही है और मियाँ शहबाज शरीफ को किसी तरह नाअहल कर दिया जाए ताकि मेरे अलावा कोई और बचे ना। तो नून लीग की जानिब से ऐसे बयानात को हुकूमत पुराना वतीरा करार दे रही है। कहते हैं कि ऐसा बयान पहले निहाल हाशमी और तलाल चौधरी से दिलवाया गया था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने ऐसे बयानात दिए थे। राना सनाउल्लाह का बयान भी बिल्कुल उसी का तसलसल है। अगर कोई अदालत शहबाज शरीफ को सजा देगी तो उस जजेस का घेराव करेंगे, अदालतों का घेराव करेंगे। मैं समझता हूँ कि कल का जो राना सनाउल्लाह का बयान है उस बयान के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। कैसे एक शख्स खड़ा होकर पाकिस्तान की अदालतों को चैलेंज कर सकता है? तो ये सारा मामला नाज़रीन आपके सामने है और इस पर बात करने के लिए अली मूसा गिलानी साहिबजादे हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली आपका हमें वक्त देने के लिए। ये बताएं सबसे पहले कि गिलानी साहब का इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है या नहीं, क़यादत का क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपना इस्तीफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को भिजवा दिया है और मेरा ख्याल है कि आज ही इस्तीफ़ा भिजवाया है, तो वो
पीसी की मीटिंग में या जो भी उनका हाईकमान की मीटिंग रही उसमें वो फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। बलूसुल साहब ने अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फ्लोर पे भी उन्होंने कहा है, मैं अपने आदमी को बता दिया है, क्योंकि पार्टी के फैसले पर ही वो ऑपोजिशन लीडर बने थे। पीपल्स पार्टी के फैसले के ऊपर ही उन्होंने सेल्फ सिलेक्शन कंटेस्ट किया था और पार्टी के फैसले के बात को मानते हुए। अच्छा अली, ये भी बताएं कि क्या वजह बनी ना आने की गिलानी साहब की, वो क्यों गैर हाजिर रहे? गिलानी साहब का जो मौक़िफ़ था और वो जो यहाँ पर जब मौजूद ही नहीं थे और उन्हें ये कहा गया कि मुल्तान तो या तो आप बताएं कि कोई PIA की फ्लाइट जिन्होंने बेहतर की हो, तो PIA की रोज की फ्लाइट होती थी इस्लामाबाद की, तो फ्लाइट सिस्टम बेहतर किया हो, वो तो है नहीं। बाय रोड आना था, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होते हैं। आप 10 बजे सुबह पता लगे कि 11 बजे जिनास है, 1 घंटे के अंदर मुल्तान से इंसान कैसे पहुंच सकता है। तो वो ये बातें जो है ना, ये बातें उस वक्त हमें ये करनी चाहिए कि जो हुकूमत है हम उसको तनकीद का निशाना बनाएं, ना कि अपोजिशन को ये करें कि अपोजिशन जो अपना किरदार अदा कर रही है आप उसको ये कहें कि नहीं जी हुकूमत जो है उनकी। लेकिन अली बात ये भी है ना कि दिलावर खान वो ये कह रहे हैं कि मुझे गिलानी साहब ने इजलास में शिरकत के लिए फ़ोन करके बुलाया था। क्या ये महज इत्तेफाक है कि गिलानी साहब खुद तो आए नहीं और जिन्हें फ़ोन करके बुलाया था उन्होंने हुकूमत के हक़ में वोट डाल दिया? तो देखिए, दिलावर खान साहब को हुकूमत की हिमायत में वोट नहीं दिया। जब वो आए तो वो अपोजिशन लेक्चर में थे। अब आपको ये टेक्निकल बात मैं आपको बता दूं, जब वो अपोजिशन के साथ थे उन्हें गिराने को ये कहा था कि हम आप लाइव तो करेंगे, हम आप ही के मुल्तान से MNA शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि गिलानी साहब ने एहसान का बदला चुका दिया है। अली मुझे ज़रा समझाएं कि किस एहसान की बात कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बेचारे अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं कि वो कुछ करने की दिक्कत है। उनकी अपनी पार्टी में भी जो है लोकल पॉलिटिक्स को सामने बैठ कर वो अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब उनकी दाल कहीं पर नहीं चल रही। उनको तो इस वक्त ये भी समझ नहीं आ रही कि मैंने इलेक्शन अगला साहब से लड़ना है या मैं इस पार्टी से तो लड़के मैं जीत नहीं सकता। तो वो अपना सर तोड़ने के लिए इंतजार में है कि शायद हमें पीपल्स पार्टी वापस ले ले या मैं नून लीग की तरफ रजू करूँ। तो वो बेचारे तो अपनी सियासत चमकाने के लिए बयान दे, बयान भी तो मैं सीरियसली समझता हूँ। चलें, आप तो ये बड़ी बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं शाह महमूद कुरैशी और नून लीग की तरफ देख रहे हैं अगला इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन ये बताएं कि अपोजिशन अरकान का गायब होना तो मामूल बन चुका है। EVM बिल पर भी जो अरकान गायब थे उनमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान थे। मिनी बजट हो या फिर सालाना बजट, FATF अपोजिशन के अपने लोग गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों है आखिर? देखिए, मिनी बजट में हमारे अरकान बिल्कुल मुकम्मल थे और जो EVM का बिल था उस पर तो हमने भरपूर तरीके से नेशनल असेंबली के अंदर आप उनकी रिकॉर्डिंग निकालें कि हमने EVM के अंदर तो बहुत ज्यादा लड़ाई हुई और बिलावल भुट्टो साहब खुद मौजूद थे और उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई। और वो बिल भी इन्होंने जब इजलास खत्म हो गया, जुमे के बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया, इजलास खत्म हो गया, लोग वापस अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। वीकेंड जो भी जुमे का दिन था, जुमे की नमाज के बाद फौरन सप्लीमेंट्री बिल डालकर जब लोग मोटरवे के ऊपर थे उन्होंने बिल डालकर ये पास करवा दिया। तो ये चीजें आया फेयर प्ले जो है, ये फेयर प्ले आपका काम है, मीडिया का काम है। अच्छा अली फाइनली आप ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टेट बैंक बिल को अदालत में अब चैलेंज करने का ऐलान किया है। EVM का बिल भी चैलेंज करने का ऐलान किया गया था जो अब तक आपने नहीं किया है। मंजूरी के वक्त अरकान गायब हो जाते हैं, फिर उसे चैलेंज करने की आप लोग बात करते हैं। ये तो वही बात हुई ना कि जंग के बाद जो मुक्का याद आए वो खुद अपने मुंह पर ही मार लेना चाहिए। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो EVM का बिल है उससे हमारी जो कानूनी टीम है, मेरा ख्याल है कि वो बिल शायद चैलेंज अब हो चुका होगा, क्योंकि उससे तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है कि पीपल्स पार्टी की आईनी और कानूनी टीम उसकी रिट तैयार कर रही थी उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ये जो है इसके ऊपर चेयरमैन साहब जो फैसला करेंगे, पार्टी का वो फैसला है। अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि गिलानी साहब ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। वो जिस वक्त अपोजिशन लीडर बने उस वक्त भी तो अपोजिशन के लोग उन पर हुकूमती हिमायत से मुंतखब होने का इल्ज़ाम लगा रहे थे ना, इस्तीफा मांग रहे थे, क्योंकि दिलावर ग्रुप तो हमेशा हुकूमत के हक में ही रहा है ना, और इस बार भी उन्होंने वही किया है। क्या मॉरल ग्राउंड तो उस वक्त भी नहीं बनता था? बिल्कुल, आप जो ये बात कर रहे हैं, हमारा सिर्फ जो वो लड़ाई थी ना हमारी, वो इन्होंने हमारी लड़ाई बना दी थी ऑपोजिशन के अंदर आपस में। पीपल्स पार्टी का ये असूली मौका था पहले दिन से कि पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है सेनेट के अंदर।
तो हक पीपल्स पार्टी के पास है ऑपोजिशन लीडर का, जैसे कि नेशनल असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है, तो ऑपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून का है। जब हमने ये बात पीडीएम की क़यादत से की कि देखें ऑपोजिशन लीडर का राइट पीपल्स पार्टी का बनता है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जिसके ऊपर उन्होंने हमारे साथ इख्तलाफ किया, तो हमने कहा ठीक है, फिर हम अपनी स्ट्रेंथ लेके हम अलहदा फाइट कर लेते हैं। तो वो एक डिफरेंस था, लेकिन उसके अंदर भी जो मॉरल ग्राउंड था वो पीपल्स पार्टी का राइट था। देखें, अगर आप तादाद के ऊपर देखें तो राइट पीपल्स पार्टी का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली मूसा गिलानी हमारे साथ मौजूद थे। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के इस्तीफ़े के ऊपर कर रहे थे जो अभी उन्होंने दिया है। एक और अहम मामला है, जिस तरह मैंने आपको बताया था नाजरीन के राना सनाउल्लाह ने जो अदलिया के हवाले से बयान दिया, भी खासी तनकीद की जा रही है और हुकूमती हलकों में भी ये बात की जा रही है, हुकूमती हलकों की जानिब से भी खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि इसके ऊपर अस खुद नोटिस लिया जाना चाहिए। तो इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जनाब खालिद अजीम साहब। खालिद साहब, राना सनाउल्लाह के बयान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, क्या आप समझते हैं कि जो इस बयान का कंटेंट है वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है? जी, तौहीन अदालत का कानून जो है वो बड़ा वाज़ेह है और आइन के आर्टिकल 204 में उसको बिल्कुल बहुत वजाहत के साथ ये कि कौन कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं जहाँ पे उसका इतलाक़ होता है, और उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे ये चीज़ मौजूद है कि अगर किसी मरहले पे अदालत के ऊपर असरअंदाज हुआ जाए या अदलिया की तौकीर में कमी लाने की कोशिश की जाए या उसको जो है वो इंटेमिडेट किया जाए, उसको दबाव में लाने की कोशिश की जाए, तो उस सूरत में वो कानून जो है वो हरकत में आता है। अब इसमें देखना ये होगा कि क्या अदलिया ख़ुद इस चीज़ को इस कानून को एक्सरसाइज करती है या नहीं, क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी की निशानदेही पे अदलिया ने जो है कोई इस किस्म का नोटिस दिया हो, क्योंकि अदलिया बार बार ये वाज़ेह कर चुकी है कि जो कंटेम्प्ट का मामला है वो कंटेमनर और कोर्ट के दरमियान माबैन होता है, उसमें किसी और की बात जो है वो मैटर नहीं करती। और आपने देखा होगा कि माजी में जितने भी इस किस्म के केसेस हुए हैं, चाहे वो तलाल चौधरी का केस था या उससे पहले निहाल हाशमी का था, तो उसमें इनिशिएशन जो है वो कोर्ट की तरफ से होती है और रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कोई नोट पुट होता है जिसपे चीफ जस्टिस जो हैं वो कोई हुक्म सादर करते हैं और उसके बाद अगर वो इस काबिल हो तो उस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाता है। एक और चीज़ है जिसमें कि मुतासरा फरीक जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे सकता है, वो ये है कि अगर कोई अदालत का हुक्म हो और उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद ना हो रहा हो तो फिर वो मुतासरा फरीक जो है वो दरख्वास्त देता है, तो कोर्ट उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करती है। और आम तौर पे कोर्ट उस मामले में ज़्यादा सख्त होती है दिमाग के हवाले से, तो बाज़ औक़ात वो माफ़ी और जो वहाँ इज़हार निज़ामत है उसको कबूल कर लेती है, लेकिन अगर हुक्म के ऊपर अमल दरामद ना हो तो उसके बारे में चले ये तो आप हुक्म के ऊपर अमल दरामद की बात कर रहे हैं ना, जैसे अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे हुकूमती वज़रा हैं काफ़ी उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं राना सनाउल्लाह को, तो क्या ये भी उनके खिलाफ कोई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं खालिद अजीम साहब? फवाद, देखें, मैंने ये कहा ना कि वो एक अलग चीज़ है, वो मुतासरा फरीक है, वो मैंने सिर्फ लोगों को समझाने के लिए बात कही थी। अदरवाइज वो जो चीज़ है उसमें इस किस्म के बयानात तो आते रहते हैं, आए दिन आते रहते हैं। और हुकूमत के लोग जो हैं अगर कोई इस किस्म का गैर मोहतात बयान देते हैं तो अपोजिशन भी कह देती है कि जी अदलिया जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। इस किस्म की चीज़ें होती हैं, लेकिन जब कोई बहुत सीरियस नोट होता है तो उसमें खुद अदालती अमला चीफ जस्टिस की तवज्जो उस जानिब दिलाते हैं और उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग केस बनता है जिसमें जवाब तलबी की जाए। अब ये सारे का सारा अदालत की सवाबदीद पे है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इस किस्म की दरखास्तें आती रही हैं, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कम अज़ कम 4-5 दरखास्तें मेरे सामने इस किस्म की आई हैं, लेकिन उसको एंटरटेन उस अंदाज में नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निहाल हाशमी का, तलाल चौधरी का और दानियाल अजीज का केस जो है वो हमारे सामने मौजूद है कि उसमें जब कोर्ट के अमले ने उसका जो नोट है वो चीफ जस्टिस के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि इसमें ये सब्सटेंस बनता है कि इसमें इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। इसी तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो है वो धमकी आमेज़ एक जो मजहबी रहनुमा है उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया तो उसका भी
कोर्ट के स्टाफ ने नोट ठीक है बना के खालिद अजीम दिया साहब, और यानी मौक़िफ़ उसकी, आया आपका, आप अब कह रहे हैं कि ये सारा का अदलिया की सवाबदीद के ऊपर है कि वो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। एक और अहम मामला कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। लाहौर हाई कोर्ट का रावी अर्बन डेवलपमेंट का मनसूबा कालदम करार देने का फैसला भी मुअत्तल हो गया है। पंजाब हुकूमत को मनसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती कानूनी टीम की सख्त सरजनिश की है। हुकूमती टीम बिना किसी तैयारी के सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हालांकि वज़ीर आज़म दावा कर चुके थे कि मामला बेहतर अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। जुल्करनैन इकबाल से जानते हैं आंखों देखा हाल। जुल्करनैन इकबाल, बताइएगा कि क्या होता रहा आज अदालत में, अदालती कार्रवाई क्या रही? सख्त रिमार्क्स भी सामने आए और हमने देखा कि हुकूमती टीम की सरजनिश भी हुई आज। फवाद, जब समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस, जो कि प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं, पंजाब के सरकारी सबसे बड़े वकील हैं, वो पेश हुए। तो अदालत ने उनसे कुछ बुनियादी फैक्ट्स पूछे, बुनियादी बातें पूछी कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आखिर ऐसा क्या मसला है जिस पर आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे क्या गलत हाई कोर्ट ने कहा। वो जो बुनियादी फैक्ट्स हैं उनसे ही लाइल्म सामने आए। उनको बेसिक फैक्ट्स का भी नहीं पता था, तैयारी करके नहीं आए। बार बार जजेस ने उनका कहा कि लगता है आपने तैयारी नहीं की हुई। उनको रेस्क्यू करने के लिए फिर जो उनकी पूरी टीम थी, एडिशनल एडवोकेट जनरल्स हैं, वो सामने आए। अख्तर जावेद सबसे पहले सामने आए। उन्होंने अदालत को अपना केस पुट अप करने की कोशिश की, लेकिन जो सवाल अदालत पूछती थी वो पीछे अपने जो दीगर साथी थे उनकी जानिब देखने लग जाते थे। कभी कोई साथी आके उनके कान में कोई मशवरा देता था। इस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने बल्कि सरजनिश करते हुए भी ये कहा कि आप बराए मेहरबानी आप जो सरकारी वकील हैं अपने केस को चैम्बर में तैयार करके आया करें। कभी एक आके आपके कान में जो है ना वो सरगोशी करता है, कभी दूसरा आके सरगोशी करता है, हम कोई सवाल पूछ लें आप पीछे देखने लग जाते हैं। अगर आप इतनी अनप्रिपेयर्ड हैं तो फिर आपने ये दरखास्त ही क्यों दायर की थी? केस लगने का आपको पता था तो आप कम से कम तैयारी तो करके आते। जो पहला हाफ तो वक्फे तक यहाँ तक गया कि ऐसे लग रहा था कि अब से कुछ ही देर के बाद शायद कोर्ट के मूड से लग रहा था जिस अंदाज में नाक़िस प्रोसिक्यूशन हो रही थी कि शायद ये केस ही डिसमिस हो जाए। लेकिन वक्फे के बाद जो नसर मिर्जा है, जो रूडा के वकील थे, उन्होंने इसके जो कानूनी महाज है इसको संभाला और अदालत को इस हद तक वो ले आए। अदालत को इतना कायल उन्होंने कर लिया कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसको अदालत ने सस्पेंड किया। चाहे मशरूत ही सही कि जितनी लैंड एक्वायर हो चुकी है, जिनकी लैंड की पेमेंट कर चुकी है गवर्नमेंट, उसके ऊपर ही खाली काम करे। प्लानिंग पूरे मंसूबे की कर सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्किंग जो ऑन ग्राउंड है वो सिर्फ उतनी की कर सकती है जितनी पेमेंट अब तक गवर्नमेंट जो 342 मुतासरीन है उनको दे चुकी है। ये फैसला करवाने में जो असल किरदार था वो जो रूडा के वकील हैं नसर मिर्जा, उनका था। जी ठीक है, पंजाब हुकूमत को इसका मतलब है कि बड़ा रिलीफ मिला है और हुकूमत की यकीनन जान में जाना है। ये बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन इकबाल। आंखों देखा हाल आज आप हमें बता रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई हुई है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं। कराची को अपना बनाने की जंग भी जारी है। आपको दिखाते हैं कि कराची में आखिर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से चल क्या रहा है। बल्दियाती इंतखाबात से पहले कराची को अपना बनाने की जंग जारी है नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी सभी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कराची के अवाम का ज़्यादा दर्द है। जमात इस्लामी ने 29 दिन का धरना दिया तो MQM ने पुलिस से डंडे खाए। तहरीक इंसाफ ने भी 26 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान कर दिया है और कल से PSP भी फवारा चौक पर धरना दिए बैठी हुई है। इस फिल्म में सियासी जमातों की तरफ से विलन का किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया है। जमात इस्लामी भी खुश है कि उसने सिंध हुकूमत से मुआहदा कर लिया है, लेकिन हासिल किसी को अब तक कुछ नहीं हुआ है। लगता ऐसा है कि हुकूमत ने जमात इस्लामी को सिर्फ फेस सेविंग दी है, क्योंकि जमात इस्लामी का मुतालबा तो परवेज़ मुशर्रफ दौर का बल्दियाती निज़ाम था। इस तरह सईद गनी साहब 2001 से 2009 तक बल्दियाती इदारों में मौजूद थे। इस पूरे निज़ाम को उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, उसका फ़ायदा उठाया था। वो ये कहते हैं कि वो अच्छा निज़ाम था, फिर उस अच्छे निज़ाम को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? अगर इस डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो जमात इस्लामी को कुछ भी अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि उस दौर में तो DMC, KMC, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत सारे शोबों का मुकम्मल इख्तियार कराची के मेयर के पास था। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो शहर के तरक्याती कामों के जिम्मेदार इदारे हैं, ये सब मेयर के पास से। बल्दिया के तालीमी इदारे और अस्पताल भी मेयर चलाया करता था। इसके साथ साथ जमात इस्लामी ने मेयर के इंतखाबात भी बराह रास्त कराने का मुतालबा किया था, लेकिन जमात इस्लामी से मुआहदे में सिंध हुकूमत ने सिर्फ सूबाई फाइनेंस कमीशन के क़याम, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की चेयरमैनशिप, अस्पताल और तालीमी इदारे वापस करने का वादा किया है। अमल कितना होता है ये देखना तो अभी बाकी है। तालीम से मुतल्लिक सहूलियात और इख्तियारात और इदारे, सेहत से मुतल्लिक सहूलियात, इख्तियारात और इदारे जो बल्दियाती हुकूमतों से तरमीमी बिल के ज़रिए सूबाई हुकूमत में ले लिए गए थे, वो
दोबारा बल्दियाती इदारों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे और वो एंट्रीज बहाल कर दी जाएंगी। और अब तो पीएसपी भी मुशर्रफ दौर के इख्तियारात मांग रही है और साथ ही मुस्तफ़ा कमाल ये दावा कर चुके हैं कि सिंध हुकूमत 70% तक बात मान चुकी है। देखते हैं कि उन्हें क्या मिलता है, लेकिन हमारे पास खबर ये आ रही है नाज़रीन कि सिंध हुकूमत बल्दियाती एक्ट में की गई चंद तब्दीलियों को वापस लेने जा रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संजय साधवानी। संजय, आप बताइएगा कि आपके पास क्या इत्तलात हैं, कौन कौन सी शिक़ें वापस लेने का फैसला हुआ है और क्या ये जमात इस्लामी से मुआहदे के तहत किया जा रहा है? देखिए फवाद, आप जिन शिकों की बात कर रहे थे, जो पहले 2001 का कानून जो है वापसी तमाम जमातों का मुतालबा था, तो सिंध हुकूमत वाज़े कर चुकी है 2001 का कानून काला कानून है। सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वो किसी सूरत में नाफिज नहीं होगा। अब सिंध हुकूमत इस बिल के हवाले से इनमें 5 तरामीम लेकर सिंध असम्बली में इस बिल को दोबारा पेश करने जा रही है। आइंदा हफ्ते सिंध असम्बली का जो इजलास है वो बुलाया जाएगा। जो सिंध हुकूमत ने नया तरमीमी बिल 2021 लोकल गवर्नमेंट बनाया है, उसमें उसको फिलफौर उसके जो नाफिजुल अमल है उसको रोकने का फ़ैसला किया है, क्योंकि उसकी असल वजह यह है कि इस वक्त जो नया बिल नाफिज हुआ है और इससे पहले काउंसिल काम कर रही हैं, नए बिल के तहत जो है वो टाउन चेयरमैन, टाउन नाज़मी का निज़ाम होगा, तो उसके लिए घबराहट का बायस था। तो उस जो एजेंडा शामिल है सिंध हुकूमत के काबीना एजेंडे में कि इस बिल को इलेक्शन तक या फिर 1 जुलाई 2022 तक जो है वो मौखर कर रहे हैं। 5 जो शिकें तब्दीली की आ रही हैं उन पे में एक शिक ये है कि जो KMC या दीगर जो बल्दियाती इदारे हैं उनके मातहत चलने वाले जो स्कूल से या फिर अस्पताल से उन पर वो काम करेंगे। कब्रिस्तानों की जिम्मेदारी KMC से ली थी, एक अथॉरिटी बनाने जा रही थी सिंध हुकूमत, वो वापसी करने का फैसला किया है। सूबाई जो कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, वो काफ़ी अरसे से मुतालबा था इन जमातों का, तो वो इन्हें सिंध हुकूमत ने देने का फैसला किया है। इसके अलावा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जो बात चल रही है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर बोर्ड, वो सिंध हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि वहाँ पर चेयरमैन जो है वो मेयर कराची होंगे और इसकी शिक जो है वो काबीना से मंजूर हुई थी, ये हम पहले ही चला चुके थे। चुन जमात 5 से ज़ायद शिक़ें वापस फैसला कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने संजय साधवानी हमें बताया। और इसी पर बात करते हैं, PSP की रहनुमा मोहतरमा आसिया इसाक साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आसिया साहिबा वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। ये बताएं कि आज सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी होना था, क्या कोई पेशरफ्त हुई है धरना ख़त्म करने के लिए अभी तक? बहुत शुक्रिया। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ उस वक्त दरमियान में पाक सरज़मीन पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर है वो शुरू हो चुका है। और हमारे जो मामलात हैं वो यहाँ तक हैं कि जब पहली मुलाकात थी नासिर हुसैन शाह साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब जब पाकिस्तान हाउस आए थे, तो पहली ही मुलाकात में वो हमारे 70 to 75% जो हमारे नुकात थे, जो हमारे मुतालबात थे, वो तो ऑलरेडी वो एक्सेप्ट किए हुए थे। और हमारे लिए बहुत आसान था कि हम कमरे से नीचे उतरते और हम जहाँ प्रेस ब्रीफिंग थी वहाँ पर हम मीडिया को ये बताते कि जी हमारे दरमियान में जो मुतालबात हैं वो तकरीबन 75% वो अप्रूव्ड हैं। तो ऐसा नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट कि आप 20 क्या सैकड़ों। अच्छा आसिया साहिबा, ये बताएं कि कौन कौन से मुतालबात आपके मान लिए थे पीपल्स पार्टी ने? देखिए, आप मेरी बात अगर पूरी ख़त्म होने दें तो उसी में जवाब आ जाएगा आपके पास। हमारा ये कहना है कि आप 20 नहीं, आप 50 नहीं, आप 100 महकमे मेयर के अंडर में दे दें, लेकिन अगर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के थ्रू एक फॉर्मूले के थ्रू आप अगर डिवॉल्व नहीं करते वसाइल को डिस्ट्रिक्ट्स तक, तो आपके तमाम महकमे जो मेयर के अंडर में आते हैं, मेयर की अथॉरिटी में आते हैं, वो सब बेमायने हैं। और फिर कोई मेयर जो है वो रोता हुआ आपको नज़र आएगा कि जी मेरे पास तो वसाइल ही नहीं है करने के लिए। हमारा मानना ये है, हमारा कहना ये है, और हम फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करते हैं। नेशनल फाइनेंस कमीशन के थ्रू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, सिंध की जो गवर्नमेंट है, उसको 1000 अरब मिलता है सालाना। 200 अरब रुपए सिंध की गवर्नमेंट जो है वो इंडिजिनसली प्रोड्यूस करती है, जिसका एक बहुत बड़ा चंक अप्रॉक्सीमेटली 94.6% जो है वो कराची जनरेट करके सिंध गवर्नमेंट को देता है। हमारा कहना ये है, हमारा मुतालबा ये है कि ये जो 1200 अरब रुपए का ग्रॉस अमाउंट है, इस ग्रॉस अमाउंट के का जो है
उसकी डेवोल्यूशन होनी चाहिए। अब सिंध गवर्नमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर ने अपने पास तमाम के तमाम जो है इदारे, लेकिन आसिया साहिबा, सूबाई फाइनेंस कमीशन का तो मामला तय हो गया ना जमात इस्लामी से, सिंध हुकूमत, और अब ये बताया जा रहा है कि इस पर अमल होने भी जा रहा है, इसको तो असेंबली में लेकर जा रहे हैं, तो फिर और क्या चाहिए आपको? ये मामला तो मान लिया गया आपके मुताबिक। अगर देखिए, अगर मैं आपकी मालूमात में थोड़ा इजाफा कर दूं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है वो 2008 से जो है वो सिंध जो गवर्नमेंट है उसके कानून के अंदर 2008 से मौजूद है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि ये आज तक डिलीवर नहीं हुआ है। हमारा मामला सिर्फ जो हम कह रहे हैं वो ये है कि जब तक आप ये बात कहते रहें कि जी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हम देंगे, ओ भाई अगर आप 1200 अरब में से आप आखिर में सारे अपने खर्चे निकाल दें, आप कह दें कि मिसाल के तौर पे 600 अरब हमने पुलिस को दे दिया, वो पुलिस जो कि डिस्ट्रिक्ट के मातहत होनी चाहिए वो इस वक्त जो है वो वजीर आला के मातहत है। आप ये कह दें कि वो एजुकेशन जिसके अंदर आप 1200 तकरीबन अरब जो है वो खर्च कर रहे हैं, और जबकि आपके 47,000 गोस्ट स्कूल, खुद संजय साधवानी साहब इस बात को मेरी तायद करेंगे कि उन्होंने कहा कि जी 47 हमने स्कूल 1000 स्कूल हमने बंद किए हैं, गोस्ट स्कूल। अभी आप सारा खर्चा निकाल दें और आखिर में आपके पास 100 अरब 100 अरब बच जाते हैं, और आप 100 अरब में कहें कि जी ये तमाम कराची से लेकर कश्मीर तक के जो मेयर्स हैं या हम 100 अरब देते हैं, तो मैं आपको बताऊं फिर तो आप ये आई वॉश कर रहे हैं। दिस इज आई वॉश एंड दैट्स वेयर पाक सरजमीन पार्टी इज फाइटिंग। और हम ये कह रहे हैं कि फॉर्मूला तय किए बगैर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा तो 2008 से है, लेकिन आप तो दे ही नहीं रहे हैं। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है ये है कि इसको तो इसका मतलब तो ये है आसिया साहिबा कि जो कराची की पुलिस है वो भी बल्दियाती इदारों के पास होगी, जो सारे इदारे हैं बड़े बड़े इदारे हैं वो भी बल्दियाती इदारों के, तरक्याती इदारे वो बल्दियाती इदारों के अंडर आएंगे। देखिए आप ये कराची की बात नहीं करें, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरियत की चैंपियन कहती है, लेकिन ये जमहूरियत जहाँ की जड़ है, जैसा अमेरिका है, बरतानिया है, सो मच सो के चाइना, शंघाई, मैं आपको मिसाल देती हूँ जहाँ पर आप कहते हैं कि जमहूरियत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पोर्ट्स तक को जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर, सिटी गवर्नमेंट के मातहत दिया हुआ है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पुलिस, कोर्ट्स, हत्ता के हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जी लेकिन आप तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर रही हैं ना आसिया इसाक साहिबा, आप तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर रही हैं। आपको लगता है कि जो मुतालबात आप कर रही हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप मनवा लेंगे? मेरा सवाल तो सुन लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मनवा लेंगी आपको लगता है, या फिर आपको भी जमात इस्लामी की तरह ही यहाँ से फेस सेविंग, जिस तरह से कहा जा रहा है कि फेस सेविंग दी जा रही है, एक आध मुतालबा आपका मान लिया जाएगा और फिर आपको जाना पड़ेगा? देखें मैं आपको एक बात बड़े खुले दिल से हम बात आपको मैं कह रही हूँ कि देखें हम जो बात कह रहे हैं ना उसका सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, हम नहीं होंगे। अगर अवाम को सहूलियात मिलेंगी तो हमारी नेकनामी नहीं होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेकनामी होगी। और हमारे अंदर इतना किरदार है कि हम जहाँ पर पीपल्स पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं वहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट की तारीफ करेंगे और बबांगे दोहल करेंगे कि जब वो अवाम को सहूलियात प्रोवाइड करेंगे। और रही बात आप ये जो कह रहे हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक, तो वो तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो 300 साल पहले ये कानून नाफिज करके तरक्की याफ्ता बने हैं। आज पाकिस्तान को टेररिज्म का सामना है, टेररिज्म का सामना इसलिए है कि चलें बहुत शुक्रिया। आसिया इसाक साहिबा पीएसपी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी और इसी पर बात करते हैं, चूँकि कराची का इशू है, सिंध का इशू है, इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान साहब, रुकन असम्बली भी हैं, और वसीम अख्तर साबिक मेयर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक़ है, तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी हमसे बात करने के लिए। वसीम अख्तर साहब, आप कह रहे हैं कि जमात इस्लामी को मामू बना दिया है सिंध हुकूमत ने, लेकिन एक चीज़ तो आप देखें ना कि वाटर बोर्ड का जो इख्तियार था उन्होंने वो भी दिलवा दिया, अस्पताल भी वापस दिला दिए, बल्दियाती इदारों को स्कूल भी दिला दिए, तो उनका तो मैंडेट भी नहीं है कराची में, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इतना काम कर लिया, तो कदम दिया जाना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने मामू बना दिया जमात इस्लामी को। देखें, दिस इज़ वेरी सीरियस इशू और इसको सीरियसली ही डिस्कस भी करना चाहिए। जिस तरह से वाटर बोर्ड की आपने बात की, अगर वाटर बोर्ड का मेयर चेयरमैन भी है, वैसे भी बोर्ड पे होता है,
चेयरमैन भी बना देंगे, जब तक फाइनेंशियल पावर्स नहीं आएंगे मेयर के पास, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं आएंगे मेयर के पास, कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। आपको वाटर बोर्ड के जो कावानीन हैं उसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। अच्छा। अभी अगर चेयरमैन बन भी जाता है मेयर, तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ मीटिंग अटेंड करेगा चेयर पे बैठ के। फाइनल डिसीशंस जो हैं वो फिर लोकल गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा, जिसको हेड करेगा मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, उसका ही चलेगा। जब तक काउंसिल मजबूत नहीं होगी, बाख्तियार नहीं होगी, ये मसाइल हल नहीं होंगे। आज मौका है, सारी जमातें इनके खिलाफ हैं, और जैसे कि अभी पीटीआई की एक खातून बात कर रही थी, बिल्कुल सही बात कर रही थी। नहीं, वो पीएसपी की खातून में इस तरह होता है। आसिया इसाक थी हमारे साथ, जो भी थी, हाँ। जो भी थी, मगर बहुत सही बात कर रही थी कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है। बल्दियाती इदारों को मजबूत होना चाहिए, पुलिस भी उनके अंडर में होनी चाहिए। बाहर मुल्कों में तो पोर्ट्स जो हैं, सी पोर्ट्स, वो उनके मातहत हैं। तो अब इतना पैसा कराची देता है सिंध गवर्नमेंट को, आज 12-13 साल हो गए, इनफ इज इनफ। सारा पैसा सीएम के पास आता है एनएफसी का, और वो शोर भी मचाते हैं कि एनएफसी में पूरा पैसा नहीं मिला। अरे जो मिल रहा है वो कहा जा रहा है। तो एनएफसी में एनएफसी को जोड़ना चाहिए पीएफसी के साथ। जब तक पीएफसी का शेयर नहीं करेंगे, ये मामलात हल नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा वसीम अख्तर साहब, स्कूल और अस्पताल भी तो वापस दिलवा दिए हैं ना जमात इस्लामी ने, तो आप नहीं समझते कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है? चूँकि जमात इस्लामी के पास तो कराची शहर का मैंडेट नहीं है, उनका तो सिर्फ एक वाहिद रुकने असम्बली है, तो ये तो एक बड़ी कामयाबी है ना, इसको कामयाबी नहीं समझते आप? स्कूल डिस्ट्रिक्ट के पास थे और अस्पताल के पास थे। अब जो अमेंडमेंट की इन्होंने, उसमें ये दोनों चीज़ें वापस ले ली। ये कोई मैटर नहीं करता, असल मैटर करता है आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर एंड स्पिरिट। जब तक सारे महकमे जो फंक्शंस फैसिलिटेट करते हैं लोगों को शहर के, वो डिपार्टमेंट जब तक मेयर के मातहत नहीं होंगे और फाइनेंशियल पावर्स भी मेयर के पास नहीं होंगी, मसले हल नहीं हो सकते। ऑलरेडी SLGA 2013 में तो अस्पताल मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट के पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। ये वापस कर देना कोई मार्का नहीं है। मैंने फिर अपनी बात में कहा, ये बहुत सीरियस इशू है। पूरे मुल्क की इकॉनमी इस शहर से चलती है। सिंध 95% इस शहर से चलता है। तो जब तक यहाँ के लोग जो बात कह रहे हैं उसको सुनना पड़ेगा आपको जी। आप ये कोई आपकी औताक नहीं है। वडेरा माइंडसेट से हटें, निकलें बाहर कि हर चीज़ आपके मातहत हो, ऐसा नहीं होता है। कचरा उठाने वाला महकमा तो सीएम के पास है, झाड़ू देने वाला महकमा तो सीएम के पास है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट सीएम के पास है। मजाक बना लिया है आप लोगों ने। लेकिन सिंध हुकूमत आपकी बात मानेगी कैसे वसीम भाई? चूंकि आपने एहतजाज कर लिया, उन्होंने धरने दे दिए, तो बात कैसे मानेगी सिंध हुकूमत आपकी? देखते हैं, जो असेंबली में नंबर्स हैं बिल्कुल उनके पास मेजॉरिटी है, मगर एक लोगों का एक प्रेशर भी होता है, प्रेशर बिल्डअप हुआ है। हर आदमी, पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है कि बल्दियाती निज़ाम को इस तरह नहीं होना चाहिए, ये काला कानून है। तो आपको बात माननी पड़ेगी। इसमें सिर्फ सियासी जमातें नहीं हैं, मजहबी जमातें भी हैं और जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने तो फिर क्या दोबारा सीएम हाउस जाएंगे आप? वो भी यही कह रहे हैं। वसीम अख्तर साहब, दोबारा सीएम हाउस जाएंगे? ऐसा मौका लगा और अगर चीजें नहीं मानी गई तो बिल्कुल जाएंगे। और अब के जाएंगे तो हमारे साथ इंडस्ट्रीज के लोग भी होंगे, ट्रेडर्स भी होंगे और दूसरी जमातें भी होंगी। ठीक है वसीम अख्तर साहब, मैं आता हूं दोबारा आपकी तरफ। खुर्रम शेर जमान साहब, पुलिस से डंडे खाए MQM ने रैली निकाली, जमात इस्लामी ने धरना दिया, और इसके साथ साथ अब आप देख रहे हैं कि PSP भी कल से धरना दिए बैठी हुई है। तहरीक इंसाफ ने इक्का दुक्का रैलियां निकाली हैं, कोई बड़ा मुजाहरा आप लोगों की जानिब से नहीं किया गया, क्या वजह है इसकी? अच्छा देखिए, क्योंकि बल्दियाती कानून के बारे में और बल्दियाती निज़ाम के बारे में बात हो रही है, तो मैं सबसे पहले आज आपके ज़रिए पूरे कराची को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज 126 अरब
का जो प्रोजेक्ट था वो एक्निक ने अप्रूव कर दिया K4 का पानी का, जिसकी बदौलत 26 करोड़ गैलन जो है वो कराची को पानी मिलेगा। 2023 के अक्टूबर में जाके ये प्रोग्राम जो स्कीम है पूरी मुकम्मल हो जाएगी। तो देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आपके सामने सारे काम कर ही रही है ना। जो जिम्मेदारियाँ सारी जो वसीम अख्तर साहब ने बताई हुकूमत सिंध की थी, वो सारी जिम्मेदारियाँ हुकूमत पाकिस्तान में पूरी कर रही है। ट्रांसपोर्ट दे रही है, पानी का निज़ाम ले रही है, KCR लेकर आ रही है, नाले साफ़ कर रही है, गटर साफ़ कर रही है, सड़कें बना रही है, लोगों को सेहत कार्ड दे रही है, तमाम सहूलियात तो फराहम हम कर ही रहे हैं। तो अब बात यह है कि जो बात जिस तरह बल्दियाती कानून के बारे में हो रही है, जो कि काला कानून है, मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि देखें बात असल में यह है कि क्या कोलंबो वाले भी पागल हैं, दिल्ली वाले भी पागल हैं, ढाका वाले भी पागल हैं, न्यूयॉर्क के अंदर जो कानून है वो भी पागल है, उसके साथ साथ इस्लामाबाद KP पंजाब वाले भी पागल है। अगर कोई ठीक है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वो ठीक है। एहतजाज बहुत अच्छी बात है, तमाम सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सिंध असेंबली से सारा ये सिलसिला शुरू किया था और आपके सामने कि हमने तो पूरे सूबे भर के अंदर ये कैंपेन चलानी है ना। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक सिर्फ कराची से नहीं है, हमारा ताल्लुक पूरे सूबे सिंध से है। हम पूरे पाकिस्तान भर के अंदर नुमाइंदगी करते हैं। 26 तारीख को जिस तरह आपको मालूम होगा कि घोटकी से हमारा सिलसिला शुरू हो रहा है और ये आके हमारी पूरी रैली जो है वो ख़त्म होगी कराची के ऊपर। इसमें तमाम हम शहर जो हैं वहाँ से अपनी कैंपेन चलाते हुए आएंगे, क्योंकि देखें बात असल में ये है कि लड़ाई जो हम सब लड़ रहे हैं वो सिर्फ कराची के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तो लड़काने के लिए भी लड़ रहे हैं ना। जहाँ से बिलावल जीत कर आए, जहाँ से आसिफ अली जरदारी नवाबशाह से जीत कर आए, उनके लिए भी हम लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है सूबे के जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, उनके लिए भी हम, उनके लोगों के, उनके वोटर्स के लिए भी हम लड़ रहे हैं, 7 के लोगों के लिए। और जहाँ से हम कराची से जीत कर आए, हम अपने कराची वालों के लिए भी लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो क्लियर हो जाए कि ये कैंपेन सिर्फ कराची के लिए नहीं है, पूरे सूबे भर के लिए। ये बात चलें सही है, आपके पूरे सूबे की है, ये तो पूरे सूबे के लिए आप बता रहे हैं कि आपकी कैंपेन है। लेकिन मुझे बताएं कि घोटकी से आपने 26 तारीख को मार्च शुरू करना है, 27 तारीख को आपकी रैली कराची पहुंचेगी और 27 तारीख को यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रैली निकालनी है, मार्च शुरू करना है और उनको इस्लामाबाद जाना है। तो फिर आप किससे यहाँ पर मुतालबात लेने के लिए आएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वहाँ पर इंगेज होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। घोटकी से हम 26 को निकल के 27 को हम पहुँच जाएंगे। घोटकी से, सखर से और दादू से होते हुए हमारा सिलसिला कराची में जो हम पहुँचेंगे, मेरे ख्याल से 6 या 7 तारीख को हम कराची में पहुँचेंगे। और इस तरह तमाम इलाकों में जहाँ से हम होते आ रहे हैं वहाँ पे हमारे जलसे होंगे, जलूस होंगे, हमारे धरने होंगे, एहतजाज होंगे। फाइनली हम कराची में आके यहाँ पे रुकेंगे और जाहिर है कि कराची में जब हम पहुँचेंगे तो हमारे साथ हमारे बाकी इत्तेहादी भी होंगे, हम उनके साथ बैठकर भी फैसला करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ असेंबली के इजलास शुरू होने वाले हैं। देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि कराची में कहाँ एहतजाज करेंगे आप? जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये घोटकी का जो हमारा सिलसिला खत्म हो गया कराची में आएगा तो कराची के अंदर जाहिर है कोई लोकेशन हम फाइनलाइज करेंगे, अनाउंस करेंगे। लेकिन देखें ये याद रखें कि उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बहुत अहम कहना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध असेंबली के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात है और हमारे साथ दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जमात जो है MQM है। एक जमात जिसका नाम जमात इस्लामी है, जिसके पास सिर्फ एक सीट है, उससे रात के 2:30 बजे के अंधेरे में जाके तो आप जो है एग्रीमेंट्स कर लेते हैं और मुकमका कर लेते हैं। मैंने तो पहले कहा था कि आपस में तालीम आ रही हुई है, लेकिन सिंध असेंबली के अंदर जो 2 बड़ी जमातें हैं उनके साथ आप आके बात भी नहीं करते हैं। देखिए ये सब आपस में इन्होंने जो है हिसाब किताब बांधे हुए हैं, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, कमेटियां दी हुई हैं, शेर जमान साहब बात ये है ना कि आप धरना दें तो शायद आपसे भी बात कर लें, वो तो PSP वालों के पास भी पहुंच गए जिनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। देखें आप ये इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अगर धरने की आप बात करेंगे ना तो तहरीक इंसाफ से बड़ा रिकॉर्ड किसी का भी नहीं है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और आज की तारीख तक जितने दिन धरने हमने दिए, जिस ठंडे मौसम में हमने दिए, जितने बड़े धरने हमने दिए, अगर हमने धरना दे दिया तो शायद पूरा सूबा सिंध जो है ना, पूरा शहर कराची बंद हो जाएगा। वो सब कुछ हम करना नहीं चाहते, इस वक्त हमारा ये प्लान नहीं है। हर सियासी जमात अपने प्लान के हिसाब से चलती है। आप ये कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए ही आप मसाइल को हल करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शेर जमान साहब आपका हमसे बात कर रहे थे। वसीम अख्तर साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है और इसमें आपको बताता हूँ नाज़रीन कि पाकिस्तान ने चीन से $3 अरब कर्जा लेने पर गौर शुरू कर दिया है। चीन से अगले 1 साल के लिए $3 अरब के सेफ डिपॉजिट हासिल करने की तजवीज़ है। चीन से मुजव्वज़ा कर्जा मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर को इस्तेहकाम मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे चीन के दौरान इस पर पेशरफ्त होने का भी इम्कान है। हुकाम के मुताबिक चीनी सरमायाकारों को IT, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की भी पेशकश की जाएगी। रेलवे की अपग्रेडेशन के $6 अरब 80 करोड़ लागत के ML1 मंसूबे पर भी बातचीत होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान और रूस के दरमियान गैस पाइपलाइन मंसूबे में भी पेशरफ्त का इम्कान है। रूस 2 से ढाई अरब डॉलर के गैस पाइपलाइन मंसूबे में सरमायाकारी करेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान जनाब मुज़म्मिल असलम साहब। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीन से $3 अरब कर्जा लेने का हतमी फैसला हो गया सर? नहीं, देखें, आपने शायद इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन जो है, जो पाकिस्तान में जो कर्जे लेते हैं बायलैटरली और मल्टीलैटरली, यानी कि बराह रास्त किसी मुल्क से या वो जो है किसी इदारे से IMF टाइप, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन ने जो है एक रिबटल दिया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई जो है उनका इदारा या उनकी मिनिस्ट्री जो है किसी तरीके की चीज़ों में एंगेज नहीं है। ठीक। तो और वो काफ़ी ज़्यादा मीडिया पे भी अब तक आ चुका है, सोशल मीडिया पे तो वायरल था। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसी चीज़ है। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो वो जब वज़ीर आज़म का ट्रिप होगा तो वहाँ पता लग जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन की फ़िलहाल इस वक्त वज़ाहत देखी जाए तो वो तो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक। अच्छा मुज़म्मिल साहब, रूस की गैस पाइपलाइन में सरमायाकारी का भी इम्कान है और जो 2 या ढाई अरब डॉलर्स की बात हो रही है, इसमें सरमायाकारी के साथ कर्जा भी शामिल होगा सर? देखिए, इसमें भी अगेन वो जो है पाइपलाइन तो रूस बिछा रहा है पाकिस्तान में और पिछले दिनों जो है इसका बाकायदा तौर पे ऐलान भी हुआ है, MOU भी साइन हुआ है। अब उसका फाइनेंशियल क्लोज क्या है, उसमें सरमायाकारी कौन कर रहा है, इसके बारे में कोई तफसीलात इस वक्त सामने नहीं है। तो आई एम श्योर कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, $multi-billion का है और उसके लिए फाइनेंसिंग चाहिए होगी। लेकिन किस तरह होगी क्या, वो अभी तक कुछ हतमी नहीं है इसके बारे में। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में इजाफे की भी खबरें चल रही थी और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि अब इस फैसले को मौखर कर दिया गया है। आप बता सकते हैं, इसकी तस्दीक कर सकते हैं सर? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2014 के बाद आज इस वक्त सबसे जिसे कहते हैं ऊपर की सतह पे पेट्रोल है और पिछले एक महीने में 14.5% जो है पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ी हैं। उसकी बिना पे अगर आप देखें तो ओगरा की अमरी जो है एक होश रुबा इजाफे की गई है वजीर आजम हाउस में। लेकिन अभी आपके से बात करने से चंद लम्हे पहले मैंने भी देखा कि मावन खसूसी वजीर आजम के शहबाज गिल साहब, उन्होंने बोला है कि वजीर आजम ने बढ़ती हुई कीमतों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त फिलहाल फैसला मौखर कर दिया। तो मैं उनकी इस बयान की तस्दीक कर सकता हूँ। अलबत्ता फाइनेंस डिवीजन अपनी एक समरी निकालेगा वजारत खजाना इस फैसले की रूह में, तो वो जैसे निकलेगी तो फिर वो मेरा वजारत खजाना का वर्जन होगा। बट शहबाज गिल ने ये बात बिल्कुल कह दी और मैं उसको कंफर्म करता हूँ। ठीक है मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।